हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे लॉरेंट फोर्स इससे स्टार्ट करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार इसको रिकैप करते हैं और इसी से ही हम आगे आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो लॉरेंट फोर्स बेसिकली क्या होता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा हो, एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों फील्ड्स एक साथ प्रेजेंट हो, तो उस चार्ज पार्टिकल पे ये जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो ये जो टोटल फोर्स का सम है इसको हम बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। ये लॉरेंट फोर्स क्या है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी Q इनटू E वेक्टर, जहां पे हमें जब भी यहां पर अब Q पुट करना है तो नेचर के साथ करना है। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा चार्ज को नेचर के साथ करना है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, Q इनटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और लास्ट क्लास में हमने एक प्रॉब्लम भी इसके ऊपर सॉल्व यहाँ की थी, तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम यहाँ पर एक हम कहानी पढ़ लेते हैं। तो पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अच्छा, यहाँ पर ये चीज हमने यहाँ पर अब कल प्रॉब्लम के फॉर्म में पढ़ी हुई है ना। हमने कल क्या किया था, हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का उस प्रॉब्लम में, अगर तुमने ध्यान दिया, उस प्रॉब्लम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अरेंज किया था कि चार्ज पार्टिकल उस रीजन में बिना डेविएट हुए चले, बिना डेविएट मतलब स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। उस रीजन में कैसा मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एग्जिस्ट कर रही है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि हमारा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। अब यहाँ पर हम देखने वाला है कि यहाँ पर हम ऐसा अरेंजमेंट लेंगे कि तुम्हारा चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ पे मूव करेगा, लेकिन इस हेलिकल पाथ की जो पिच होगी वो इंक्रीजिंग होगी। वो पिच क्या होगी, तुम्हारी इंक्रीजिंग पिच होगी, कि यहाँ पे टाइम के साथ जो पिच हो रही है वो इंक्रीज कर रही है। तो पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल in both इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा नहीं कि इसकी सिर्फ एक ही स्टोरी है, इसकी बहुत सारी इनफाइनाइट कहानियां बन सकती हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक स्टोरी करके दिखाता हूं सो दैट कि हमारे पास एक आइडिया आ जाए दिमाग में, है ना। और जो हमने यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये कल की एक प्रॉब्लम सॉल्व की, उसको तुम एक स्टोरी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस स्टोरी में क्या ले लेते हैं कि एक हमारे पास यहां पर ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज्ड पार्टिकल है ऑफ, पहला इंफॉर्मेशन ये मास m एंड ये चार्ज प्लस q है ना। ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल, पहली इंफॉर्मेशन है। फिर क्या कर रहा है, फिर ये कि एंटर्स नहीं, यहाँ पर एंटर्स नहीं, पूरे रीजन में हमारी फील्ड है। तो रिलीज्ड फ्रॉम द ओरिजिन, लिखा है रिलीज्ड फ्रॉम द ओरिजिन विद वेलोसिटी। यहाँ पे तो ध्यान दो, वेलोसिटी मैंने ली है v नॉट आई कैप, है ना। हमने वेलोसिटी ली v नॉट आई कैप, आई कैप मतलब कि x एक्सिस पे वेलोसिटी ली हमने, ठीक है। इनटू अ रीजन, ये रीजन की तुम्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, इनटू अ रीजन हैविंग both electric and magnetic field, electric and magnetic fields, having both electric and magnetic fields parallel to y axis। तो वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर ये गिवन है E नॉट, ये J कैप, और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है B नॉट J कैप, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है।
तो अब हमें डिस्कस करना है कि भाई यहाँ पर हमारे चार्ज पार्टिकल का यहाँ मोशन क्या होगा। तो ध्यान देते हैं, अगर ये देखो, ये पहले ये ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी यहाँ पर। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ये वाई एक्सिस की ओर है। पहले हम फोकस करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। अच्छा, यहां पर हमारा चार्ज पार्टिकल देखो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर मैं सिर्फ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोच रहा हूं, तो ये जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो, पहले मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोच रहा हूं। अगर मैं ये वाई एक्सिस ले लूं, चार्ज पार्टिकल को मैंने एक्स की ओर प्रोजेक्ट किया। चार्ज पार्टिकल को मैंने देखो कहां पर प्रोजेक्ट किया, मैंने उसको एक्स की ओर प्रोजेक्ट किया। पहली बात ये समझने वाली बात है भाई। तो इसका चार्ज पार्टिकल का वाई एक्सिस के अराउंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी इनिशियली एक्स के अराउंड है, तो वाई के अराउंड 0 बोल सकते हैं। और वाई के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वाई के अराउंड दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस वाले चार्ज पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होगा, उसकी वैल्यू होगी Q into E। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आएगा और एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी QE/m, है ना। इस एक्सप्रेशन की वजह से, है ना, ये चार्ज पार्टिकल तुम्हारा क्या होगा, ये वाई एक्सिस के अलाउंग एक्सेलरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल along y-axis, या towards y-axis, या along y-axis, है ना, along positive axis, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्सिस की ओर। ये चीज सबको समझ में आ गया। तो मैं पूछूं कि एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी चार्ज पार्टिकल की along y-axis। तो एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along y-axis, तो y-axis पे जो वेलोसिटी वाला लेते हैं vy है, तो वो होगा uy plus ay is QE/m into t। तो ये आ गया तुम्हारा एक पार्ट। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी। अच्छा देखो, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, y-axis के अलाउंग है। तो तुम्हें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड y के अलाउंग है और वेलोसिटी कहाँ की ओर है, वेलोसिटी है x के अलाउंग, तो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगेगा। तो चलो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोच लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगी सिचुएशन, है ना। और हमें ऐसे ही यहाँ पे सोचना है, ऐसे ही जब सोचेंगे तो जाकर एक स्टोरी, पूरी स्टोरी क्लियर होगी, है ना। पूरी यहाँ पर स्टोरी हमें ये क्लियर होगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो तुम सबको पता होना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, v वेक्टर और b वेक्टर के बीच एंगल देखो 90 डिग्री है। तो हमेशा चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो ये कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो हमने स्टोरी ली, इस स्टोरी में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अच्छा, चार्ज पार्टिकल अब यहाँ पर अब किस प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये कंफर्म हो गया कि पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल क्या करेगा भाई, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब किस प्लेन में करेगा, तो अब ये पता है हमेशा कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में होता है ना। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं ना हम लोग यहाँ पे FBI, ठीक है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। यहाँ पे हमारा यहाँ पे करंट का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन। पॉजिटिव चार्ज यहाँ जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन को हम लोग करंट मार्क करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन xz प्लेन, xz प्लेन। तो अब मैं xz प्लेन दिखाने की कोशिश करता हूं।
तो मुझे एक्सजेड प्लेन से मतलब है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारा ये एक्सिस के अलाउंग है, तो मैं एक्सजेड प्लेन की बात करता हूँ। इतना नोट करते हैं, फिर ये पार्ट में आराम कर देता हूँ। सबको भाई ये एक्सजेड प्लेन समझ में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्सजेड प्लेन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। वाई एक्सिस कहाँ होगी फिर? वाई एक्सिस होगी अंदर की ओर, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस होगी अंदर की ओर। अच्छा, वाई एक्सिस से अगर अंदर की ओर है तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी अंदर की ओर, है ना। क्योंकि देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की होती है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की ओर होगी और चार्ज पार्टिकल को हमने ओरिजिन से फेंका है, तो सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि v0 पे मेरा ये कांस्टेंट रहेगा, p = 0 पे ये है ना। अब फोर्स निकालते हैं तो F भी ऐसे है, F भी ऐसे और I ऐसे, तो फोर्स आएगा यहाँ की ओर, तो यहाँ की ओर वो सेंटर बना के ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा। तो मैं अब किसी इंस्टेंट की बात कर लेता हूँ। इट मींस कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना, तो हमारा पार्टिकल बस ऐसे इसी प्लेन में रिवॉल्व करता रहता है ना, पार्टिकल इसी प्लेन में रिवॉल्व करता था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो पार्टिकल इसी प्लेन में रिवॉल्व करता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर क्यों है? तो फिर बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ, और इलेक्ट्रिक फोर्स के से एक्शन आ रहा है, एक्सेशन की वजह से वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी देखो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। तो पार्टिकल क्या है कि पार्टिकल इसी प्लेन में हमारा ऐसे सर्कुलर मोशन करता, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो वाई एक्सिस की ओर मूव करेगा, वाई एक्सिस की ओर वेलोसिटी है ये मूव करेगा। तो पार्टिकल का यहाँ पर मोशन कैसा होगा? अगर मान लेते हैं कि ये प्लेन मेरा एक्सजेड प्लेन है, पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है एक्सजेड प्लेन में बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे आगे की ओर, है ना, वाई एक्सिस की ओर ट्रांसलेट कर रहा है, और साथ में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही, तो फिर जो उसकी पिच होगी, पिच बढ़ती जाएगी। मतलब कि देखो अगर सर्कुलर मोशन तुम्हारा हो रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी पिच बढ़ती जाएगी, है ना। यहाँ पर पिच का मतलब क्या होता है कि दो हेलिकल पाथ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मेरी बढ़ती जाएगी। दो हेलिकल पाथ के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ती जा रही है ना, ये चीज समझ में। तो ऐसा कुछ है। इसका शेप क्या बनेगा फाइनली? इसका शेप अगर मैं दोनों को यहाँ पर मैच कर दूं तो यहाँ बनेगा हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच, ये होगा तुम्हारा यहाँ पर पाथ। इसका पाथ क्या होगा? हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच होगा पाथ। हाँ, तो अब मैं निकाल लेता हूँ कि इस पार्टिकल की x और z के अलोंग मेरी वेलोसिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलोंग होगी, इसकी वैल्यू तो तुम्हारी v0 रहेगी, और यहाँ पे अब कहीं सेंटर बनने वाला है, ये सेंटर मान लेते हैं, तो ये सेंटर से ये एंगल मान लेते हैं, मैंने थीटा ले लिया। अगर ये एंगल मैंने ऐसा थीटा लिया है तो पाथ हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं, ये एंगल थीटा ले लिया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा ना, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इस केस में हम Vx और Vy ये कंपोनेंट्स में, Vz ये कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो यहाँ पे तुम Vx लिखोगे V0 cos थीटा और Vz लिखोगे V0 sin थीटा। इतना देख लो सब लोग यहाँ पर। ये जो थीटा मैंने कंसीडर किया है कि चार्ज पार्टिकल से थीटा एंगल से ऐसे डेविएट हो गया, थीटा एंगल से ऐसे डेविएट हो गया t 0 से, ये किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, एट एन इंस्टेंट ये t पर, ठीक है। तो ये थीटा ले, तो अगर मैं ऐसे इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूं, यहाँ पर ऐसे दो लाइंस खींच दो, पैरेलल लाइंस, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये कैसे, ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा है, ये टोटल ये अपना x एक्सिस और z एक्सिस अपना 90 है, तो ये पूरा 90 में थीटा है। अब ये और ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, रेडियस वेक्टर और टैंजेंट परपेंडिकुलर, तो ये होगा थीटा वगैरह। इसको देख लो जल्दी से एक बार। और ये जो मैंने यहाँ पर अब कंपोनेंट्स यहाँ पे किए वो भी देख लो, है ना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी, होपफुली सबको ये समझ में आ रहा है। Vz आ रहा है तुम्हारा V0 sin थीटा
और Vx आ रहा है V नॉट cos थीटा। अच्छा यहाँ पर ये थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा ओमेगा टी के इक्वल, ठीक है। तो थीटा का ओमेगा टी पुट कर देंगे। ओमेगा कितना होगा, ओमेगा हमने निकाला हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होता है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अगर तुम सबको अगर नहीं याद है तो तुम्हें फर्स्ट यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग वाला टॉपिक आज देखो, मैं फिर से यहाँ पे प्रूव करके दिखा देता हूँ कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर मान लो कि उसको हमने किसी v वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ऐसे घूम रहा होता है, तो हमें निकालना होता है कि उसके एंगल वही वेलोसिटी क्या होती है, किस एंगल वेलोसिटी से ये हमारा ऐसे रिवॉल्व करता है। तो हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था कि भाई mv²/r qvb, ये होता है फॉर्मूला ना, कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है वो तुम्हारा सेंट्रिपेटल फोर्स की जैसा बिहेव करता है। लेकिन अगर मुझे ओमेगा चाहिए तो हम लोग सेंट्रिपेटल फोर्स को लिख देंगे mr ओमेगा स्क्वायर के टर्म में, mr ओमेगा स्क्वायर के टर्म में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हमें फिर r चाहिए होगा, तो r दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। मैं जैसे टाइम का फॉर्मूला पता होता है t इक्वल टू पाई m अपॉन क्यू बी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय ये t से निकाल लो ऐसे। अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम जैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल लोगे तो फिर ज्यादा आसान पड़ेगा। अभी इसका डेरिवेशन तो सबको पता है, तो ओमेगा होता है क्यू बी बाय एम, तो ओमेगा को लिख देंगे क्यू बी बाय एम, यहाँ पर b के लिए b नॉट रखना है, क्यू बी नॉट बाय एम इनटू टी। ये पुट कर देंगे तो vx और vz आ जाएगा फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में रख देता हूँ, इसकी जरूरत तो नहीं है, ये तो बस फॉर्मूला नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ऐसे प्रूव कर लिया फिर से, जबकि ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके। तो हमने क्या देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा कुछ होने वाला है, और जो Vx आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो आएगा तुम्हारा V नॉट और cos ओमेगा टी। ओमेगा होता है कि Q V नॉट बाय m इंटू टी, और V Z कितना आएगा V नॉट ये साइन थीटा, थीटा कितना होगा ओमेगा टी, तो Q V नॉट बाय m इंटू टी, ठीक है। तो फिर तो एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी v वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। होपफुली सबको ये समझ में आ गया है, और यहाँ पे हम vx vy और vz की हम पुट कर देंगे। तो वही चीज है कि ये सब चीजें निकालनी है। जैसे ये स्टोरी 1 ली है मैंने, ये अगर ऐसी कोई स्टोरी आती तो तुम ऐसे ही करना है सॉल्व। स्टोरीज बहुत सारी हो सकती है, ऐसा नहीं कि है ना कि मैंने 2-4 स्टोरीज लेके वही कुछ जो बेसिक स्टोरीज है उसके फॉर्मूले को लिखा था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t, पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये पोजीशन मैं रख कर देता हूँ स्टोरी 1 में ही। इसी स्टोरी में हम लोग यहाँ पे हम किसी इंस्टेंट पे अगर बोलिए पोजीशन वेक्टर लिखना, वेलोसिटी वेक्टर तो देखो लिख लिया ना, अब ये सब कुछ रख देना यहाँ पे vx vy और vz पुट कर देना है। हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। इसी तरह से you can find position of the particle at any instant t, है ना। हम किसी इंस्टेंट ये t पे पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, मतलब कि r वेक्टर का मतलब क्या होगा, वो होगा rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz की कैप। तो यहाँ पर ry तो इजी है भाई, ry तो इजी है। कैसे इजी है ry, कि y एक्सिस की जो y एक्सिस के अलोंग की जो यहाँ पर पोजीशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ चेंज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो पार्टिकल कभी भी y एक्सिस की ओर मूव ही नहीं करता, वो तो फिर ये एक्स-जेड प्लेन में ही बस सर्कुलेशन करता रहता है ना। पार्टिकल द्वारा y एक्सिस के अलोंग क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ry जो होगा वो होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ a t स्क्वायर, ये हो गया y एक्सिस के अलोंग की पोजीशन चेंज करना। अब आते हैं हम लोग
आर एक्स एंड आर जेड के लिए। आर एक्स और आर जेड के लिए यहीं से निकालेंगे पोजीशन, ये किसी इंस्टेंट ये टी पे पोजीशन हमें आर एक्स और आर जेड की निकालनी है। तो ये होगा आर एक्स, ठीक है, और ये होगा आर जेड। हमें ये चाहिए आर जेड, ये चाहिए पोजीशन, और ये मैं वी नॉट यहाँ लिख देता हूँ, और ये चाहिए मुझे आर जेड। अगर ये रेडियस है, ये तुम्हारा रेडियस है और सर्कुलर पाथ, इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं, सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है, तो जिसका फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें दिख रहा है साफ साफ। और देखो ये भी रेडियस होगा, ये पूरा रेडियस के इक्वल होगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है। तो आर जेड तुम्हारा किसके इक्वल होगा आर साइन थीटा के इक्वल। तो वहां पे है ना फ्रॉम फिगर, भाई फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फिगर में ध्यान दो। तो आर जेड तुम्हें दिख रहा है आर साइन थीटा के इक्वल, आर जेड दिख रहा है तुम्हारा आर साइन थीटा, सॉरी ये आर एक्स है, ये आर एक्स है, सॉरी ये आर एक्स है, आर एक्स दिख रहा है तुम्हारा आर साइन थीटा के, आर साइन थीटा इज आर एक्स है ना, आर साइन थीटा इज आर एक्स। तो आर एक्स हो गया आर साइन थीटा, जहां पे आर का फॉर्मूला सबको पता है एम वी नॉट वेलोसिटी, तो एम वी अपॉन क्यू बी, तो एम वी नॉट अपॉन ये क्यू बी नॉट इनटू साइन थीटा, थीटा निकाल रखा है वो क्यू बी नॉट बाय एम इनटू टी, एंड आर जेड कितना दे रखा है, तो आर जेड जो आएगा वो आएगा आर, ये टोटल आर, और ये आर साइन आर cos थीटा, ये आर cos थीटा, तो आर माइनस आर cos थीटा इज आर जेड, आर माइनस आर cos थीटा इज आर जेड। आर मैंने ये कॉमन निकाला, तो एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट ये कॉमन आ गया, अंदर 1 माइनस cos थीटा, थीटा इज थीटा, इसको ब्रैकेट लिखते हैं ऐसा, क्यू बी नॉट बाय एम इनटू टी। अगर मैं ये सारी की सारी वैल्यूज वहां पे पुट कर दूंगा तो मेरा देखो पोजीशन वेक्टर है। तो तुम्हें ये चीज अब ध्यान से नोट करनी है, और ये सब कुछ ये जो भी चीज मैंने बताई है फिर से ये जेई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब नीट के स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन जेई के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए सीखा, एक स्टोरी इसलिए सुनाई कि हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस बन जाए, हमारे दिमाग में सोचने का तरीका डेवलप हो जाए, इसलिए बताया है, ठीक है, कि ऐसे हम ट्राई करते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले, तुम्हें फॉर्मूले नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले रटने नहीं है ना, अब तुम रटने जाओगे तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। उसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं उसको रब करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम लोग आगे बहुत सारी स्टोरीज ऐसे हम लोग सुन सकते हैं। तो एक स्टोरी और देखते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये मैं रब कर देता हूँ, अगर सबने इसको नोट कर लिया हो तो इसको रब कर देते हैं। हाँ, ये व्हाइट बोर्ड बड़ा हो गया। तो देखो ये स्टोरी 2 है, ये तुम सबको यार देखो याद रखना है। देखो साइक्लोइडल जो हमारा पाथ है, साइक्लोइडल पाथ है, ये हमारे स्कोप पे नहीं, इसको पूरा समझाना। तो ये अरेंजमेंट जो है उसकी इक्वेशन हमारे स्कोप पे नहीं ना, मैं इक्वेशन ऐसे प्रूव नहीं करूंगा, पर तुम्हें ये जानना है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये सिचुएशन है, ये स्टोरी 2 है। एक स्टोरी तुम्हें दिमाग में बैठानी है मुझे कि ये सिचुएशन में हमारे इस ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसका जो यहाँ पर पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, वो साइक्लॉइड बनेगा। पाथ क्या बनेगा, साइक्लॉइड, है ना। अच्छा साइक्लॉइड कैसा होता है वो सबको पता है, तुम लोगों ने रोटेशन में देखा है। अगर एक हम लोग ये व्हील ले रहे हैं, ठीक है, व्हील अगर रोल करे, व्हील अगर क्या करता है, रोल करता है,
तो व्हील के ऊपर तुम कोई एक पॉइंट मार्क कर दो, तो इसका ये जो हमारा पॉइंट है P, इसका जो यहाँ मोशन होगा जब ये व्हील रोल करेगा, इसका जो यहाँ पर इसका पाथ होगा वो साइक्लॉइड होगा ना, ऐसा पाथ है, ऐसा साइक्लॉइड पाथ, ये ऐसा पाथ है ना। तो यहाँ से कहीं पहले व्हील अगर यहाँ हो तो यहाँ से शुरू होता है ऐसे, है ना। तो इस पाथ पे व्हील के ऊपर एक पॉइंट हमने P अगर मार्क किया तो उस पॉइंट का ये जो हमारा पाथ होता है वो साइक्लॉइड होता है। अगर व्हील रोल कर रहा है तो व्हील अगर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। तो रोलिंग मोशन में हमने सुना है कि ये साइक्लॉइड होता क्या है। साइक्लॉइड की इक्वेशन जो है वो हमारे स्कोप के बाहर है, ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बाहर है, और ये स्टोरी वही बेसिकली फिर से जेईई के स्टूडेंट्स के लिए ही में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसमें क्या है कि पार्टिकल को रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, ओरिजिन से, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस की ओर, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस की ओर, देखो लिखा है ना दोनों। देखो होगा क्या, स्टार्टिंग में वेलोसिटी है नहीं तो t इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी 0 है। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव y की ओर आएगा t इक्वल टू 0 पे। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर एक एक्सेलरेशन आएगा y के अलोंग, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की वेलोसिटी तुम्हारी क्या होगी, यहाँ पे अपनी 0 से हल्की सी बढ़ेगी। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये हम लोग इसी ही डायरेक्शन में अपनी बढ़ रही y के अलोंग, तो फिर जैसे ही थोड़ा मैग्नेटिक फोर्स अपना यहाँ लगना स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी y की ओर ही होगी उस इंस्टेंट पे। तो अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फोर्स अब कहां का लगेगा, तो FB भी अब यहाँ बाहर की ओर और करंट ऊपर की ओर, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ की ओर लग रहा है ना, उस इंस्टेंट में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यहाँ की ओर। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ की लग रहा है तो वो इस साइड की ओर हमारा ऐसे ये घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पर इसने ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा y को लग रहा है, तो y एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो फिर तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स की भी जो, तो फिर y एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी बढ़ रही है तो टोटल वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ेगी, ठीक है, नेट वेलोसिटी जो पार्टिकल की है। तो हमें पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, यहाँ पे वैरी करती रहेगी, और मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा इसी प्लेन में रहेगा, इस प्लेन में रहेगा, एक्स वाई प्लेन में। क्या जैसे पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हो जाएगा, तो पार्टिकल और कर्व मारेगा, है ना, और कर्व मारते मारते पार्टिकल ऐसे कर्व मारते मारते उसका शेप ऐसा हो जाएगा, फिर वो ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा वापस, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक क्या होगा, ये एक है ना साइक्लॉइड होगा। ये यहाँ पर ये टॉप मोस्ट पॉइंट में मान लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी v0 है इस इंस्टेंट पे, तो वो भी निकाल सकते हैं, और ये y एक्सिस के अराउंड मैक्सिमम की डिस्टेंस क्या y0 ये भी निकाल सकते हैं। ये सब चीजें जैसे बात करनी हो तो कर सकते हैं। तो हम उसके लिए हम किसी इंस्टेंट की बात कर लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, ये तुम्हारी अब किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो अब किसी इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v मान ली हमने, और ये एंगल हमने ऐसा थीटा ले लिया, है ना, किसी इंस्टेंट पे एट एनी टाइम t, किसी इंस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो इस इंस्टेंट जब क्या होने वाला वो देखोगे, तो इस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा y एक्सिस की ओर, इस इंस्टेंट पे t यहां लिखता हूं, इन इंस्टेंट ये t की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इस इंस्टेंट पे y एक्सिस पे उसकी वैल्यू होगी q into e, और मैग्नेटिक फोर्स कहां की होगा, तो तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, qvb होता है q v वेक्टर क्रॉस अपना v वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर। तो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा qvb आएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि एंगल तो तुम्हारा यहाँ पर जो होगा v और b के बीच वो तो 90 होगा, और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना है, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो इस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें ये निकालता हूँ कि उस इंस्टेंट पे एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होंगे, तो ये सॉल्व करता हूँ, यहाँ ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो Vx क्या होगा, तो Vx होगा v cos थीटा, Vy क्या होगा, Vy होगा v sin थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में मान लेते हैं कि ये
एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट का वाई चेंज हुआ, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से ये 0 से t टाइम तक आने में जो वर्क डन होगा, ये तो एक पार्ट है ना। यहाँ पर तुम्हें पता है कि हियर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल इज 0। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर जो वर्क होगा पार्टिकल का, नहीं जो मतलब कि पार्टिकल पे जो वर्क होगा मैग्नेटिक फोर्स का वो तो 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब कि वेलोसिटी मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क तो 0 होगा। तो यहाँ पे सो हियर वर्क इज done by इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही वर्क किया है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है, तो जो वेलोसिटी में जो अपना चेंज आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। अगर मान लो कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उसका मोशन तो सिर्फ सर्कुलर मोशन रहता ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है हर इंस्टेंट पे, इसलिए तो मैग्नेटिक फोर्स भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए तो उसका पाथ तुम्हारा साइक्लॉइड हो रहा है, ध्यान रखना है। तो इसलिए जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके पीछे अब किसका हाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हाथ है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा, तो Q इनटू E नॉट हो गया फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा y एक्सिस के अलोंग एक यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है। तो मैंने ये सिखाया था कि अगर एक हमारे पास फोर्स होता है और वो हमारा अब कांस्टेंट होता है, तो उसका वर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो कितना है y। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया था ना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। तो पहले वेलोसिटी 0, बाद में वेलोसिटी v मान ली, तो ये आ गई तुम्हारी ये मान लेते हैं हमारी फर्स्ट है, ऐसे अलग अलग कर लेते हैं चाहो तो, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि तुम अब क्या क्या लिख सकते हो उसमें जल्दी से, ठीक है। होपफुली इतना सबको समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ये फोर्सेस की कंपोनेंट्स करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं हम कंपोनेंट्स फोर्सेस के, तो इस इंस्टेंट पे एट t मुझे अगर निकालना हो एक्सेलरेशंस, निकालना हो एक्सेलरेशन अलोंग x एंड y एक्सिस, मुझे अगर x और y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन बताना हो, तो उसके लिए यहाँ पर इस पॉइंट को मैं उठा के यहाँ दिखा देता हूँ। उसके तुम्हें दिख रहा है कि ये फोर्स तुम्हें यहाँ दिख रहा है, और ये ऐसे मैंने वेक्टर मार्क किया है, ये एंगल ऐसे दिया है, और ये जो फोर्स है तुम्हारा QVB, ये फोर्स तुम्हें ऐसे दिख रहा है। तो ये तुम्हारा है x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। तो मुझे यहाँ पर QVB के अब कंपोनेंट्स करने हैं, QVB फोर्स के। तो ये एंगल अगर थीटा है तो 90 थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो QVB का ये x कंपोनेंट आएगा QVB, ये साइन थीटा, और ये आएगा तुम्हारा QVB, ये cos थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर fx होगा QVB, ये साइन थीटा, और fy होगा, fy क्या होगा तुम्हारा, तो fy तुम्हारा इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस। तो अगर ये पार्टिकल देखो हमें आगे जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो उस इंस्टेंट पे ऊपर वाला फोर्स अपना ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स अपना ये कम होगा। अच्छा, पार्टिकल देखो इस इंस्टेंट पे तो अब इसके ऊपर नहीं जा रहा, तो इस इंस्टेंट पे हम बोल सकते हैं कि y एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0 है। पर अब ये इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये जो मार्क कर रखा है फिगर में, तो इसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि पार्टिकल देखो ऊपर जा ही रहा है, मतलब कि y एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट अभी बढ़ी है, इसलिए मैंने ऊपर वाला फोर्स यहाँ ज्यादा लिया, नीचे वाला फोर्स मैंने ये कम लिया। ये हो गया मेरा fx और fy। सो ax विल बी इक्वल टू x कितना होगा, तो x होगा fx अपॉन m, मतलब कि QVB sin थीटा अपॉन m, और ay कितना होगा, तो ay होगा QE माइनस QVB cos थीटा अपॉन m। होपफुली सबको ये समझ में आ गया। और ax को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं dbx अपॉन dt, ax को लिख सकते हैं dbx अपॉन dt, और ay को लिख सकते हैं dby अपॉन dt, ठीक है। तो
तो कितना नोट करो, फिर हम लोग यहाँ पर अब करते हैं इंटीग्रेशन। होपफुली सबको ये समझ में आ गया ना, dvx अपॉन dt और dvy अपॉन dt। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको फटाफट हम डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा तुम्हारा m से m कट जाएगा, तो आएगा तुम्हारा d vx, ये डिवाइड कर दो है ना, dvx अपॉन dvy इज इक्वल टू qvb sin थीटा अपॉन qe माइनस qvb ये cos थीटा। ठीक है, तो अब ये dy को वहां भेज देते हैं और इसको यहां भेज देते हैं, इसको अरेंज करते हैं। इस इतना नोट करने के बाद ये पोर्शन मुझे कहीं तो रब करना पड़ेगा, इतना नोट करो जल्दी से, फिर मैं ये बीच वाला पोर्शन रब करता हूँ ना, बीच वाला पोर्शन मैं रब करता हूँ, ये जो हेडिंग है वो रब करता हूँ मैं, तो मैं जाकर ये जगह मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पर काम की इक्वेशंस है अब बस वही पुट करूंगा। तो मैं एसएस को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये ध्यान दो, v cos थीटा को हम vx लिख देंगे, v sin थीटा को vy लिख देंगे। तो ये v cos थीटा है, इसको vx लिख देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा q e माइनस q b vx इंटू dx इज इक्वल टू, ये आएगा तुम्हारा क्यू बी वी साइन थीटा को लिख देंगे वी वाई, क्यू बी वी वाई इंटू ये डी वाई। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि हम अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। अब हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करते हैं जल्दी से। तो t इक्वल टू 0 पे तो लॉस t 0 ही है, ये पोर्शन भी रब कर देता हूं थोड़ा सा। लिमिट्स क्या होगी, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो हमें vx की लिमिट पुट करनी है, राइट हैंड साइड हमें vy की लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे तो vx और vy दोनों 0 हैं, तो 0 से किसी इंस्टेंट vx पे, 0 से किसी इंस्टेंट vy पे, यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन तो आएगा q e vx माइनस q b vx स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आएगा q b vy स्क्वायर बाय 2। इसको अरेंज करते हैं, ये पार्ट वहां पे देते हैं, तो q e vx इज इक्वल टू q b बाय 2 vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये देखो ये यहां जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और q b बाय 2 हमने कॉमन निकाला तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर जो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा, क्या वो मेरा v के इक्वल होगा? क्योंकि v तो मेरा v को ही तो मैंने vx और vy या vy में ब्रेक किया है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर क्या आएगा, v आएगा, है ना। लिख देते हैं कि यहाँ पर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर तो मेरा उस इंस्टेंट पे v है, सो हम ये बोल सकते हैं QE vx इक्वल हो जाएगा मेरा QB बाय 2 इंटू v स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से we can find vx, यहाँ से we can find vx in terms of v, है ना, वो लिख देता हूँ मैं। इतना नोट करो जल्दी से। अब मैं इसमें ना मैं ये पूरा इसको रब करके जो जो काम की इक्वेशंस है वो लिख रहा हूँ, इसको फिगर को नहीं रब करना है, इसलिए तुम लोग इसको नोट कर लो पहले, और मैं सिर्फ काम की इक्वेशंस लिख लेता हूँ, है ना, एक साइड में। हाँ तो देखो मैंने ये पूरा बोर्ड ये रब कर दिया, सिर्फ काम की इक्वेशंस यहाँ पे साइड में लिख दिए। तुम लोग देख लो कि ये सब लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये अभी हमने एंड में ना यहाँ पर ये चीज प्रूव की थी, तो यहाँ से तो सिंपल सा ये मिल गया कि vx को मैंने इन टर्म्स ऑफ v प्रूव कर लिया। vx को v के टर्म में क्या प्रूव किया, तो देखो मैं लिख देता हूँ, ये q से q अपना ये कट गया,
तो यह तुम्हारा बी नॉट बाय 2 ई नॉट इंटू वी स्क्वायर, है ना, ऐसा। तो तुम यहाँ से वी वाई भी निकाल सकते हो अगर निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ वी ना। कैसे निकालना है, तुम सबको होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर होता है, वहां से वी वाई भी निकालना है, वो नहीं करना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, एक चीज और बढ़िया सी अरेंजमेंट देखते हैं, इससे देखते हैं, इन दोनों से देखते हैं अरेंजमेंट। तो यहाँ से क्या लिखा है, ए वाई को डिवाइड डीवी बाय अपॉन dt देख सकते हैं, डीवी अपना y अपॉन dt ये आया। तो यहाँ से ये देखो, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले अभी। तो dv बाय अपॉन dt मेरा क्या लिखा है, मैंने लिखा है q e अपॉन m। ये e नॉट और b नॉट लिए मैंने सिंबल, तो ये e नॉट और b नॉट अगर कहीं पर मैंने सिर्फ e और b लिख दिया तो e नॉट और b नॉट लिख सकते हैं। तो q e नॉट बाय m माइनस q बी नॉट बाई एम इंटू वी एक्स ऐसे लिखा है। इसको फिर से यहाँ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आएगा डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, ये आएगा माइनस क्यू वी नॉट बाई एम इंटू डी वी एक्स बाई डी टी। अच्छा डी वी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, तो डी वी एक्स अपॉन डी टी ये हमें ये दिया है, तो dv x अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आएगा माइनस q v नॉट बाय m इंटू dv x अपॉन dt आ रहा है q v नॉट बाय m इंटू v y। उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है d स्क्वायर v y अपॉन dt स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया तो q इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर बी नॉट इंटू बी नॉट, तो बी नॉट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू बी वाई इक्वल टू 0। ये तुम्हारी क्या आ रही है, तुम्हारी आ रही है एसएचएम की इक्वेशन। ध्यान दो, ये आ रही है एसएचएम की इक्वेशन। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इसकी वाई एक्सिस के अलोंग की जो वेलोसिटी है वो एसएचएम की इक्वेशन आ रही है। और सर देखो वाई एक्सिस की वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब कि एसएचएम का इस इक्वेशन का मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में अब कहीं मिड पॉइंट होगा, मतलब कि यहाँ इसके ऊपर पार्टिकल गया नहीं है, इसके ऊपर पार्टिकल गया नहीं, मतलब कि यहाँ पर भी वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0, यहाँ पर 0, तो पार्टिकल क्या इसी के बीच ऑसिलेट कर रहा है। तो वो तो ऑब्वियस है जब ये सर्कुलर पाथ में अगर ऐसे मूव करेगा वाई एक्सिस की वेलोसिटी इसी रीजन के बीच में ही ऐसे ऐसे क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी यहाँ 0 है, फिर से यहाँ 0 ही आएगी। इसके तुम जैसा अरेंजमेंट हमने ऐसे किए हैं, सिमिलरली Vx भी तुम्हारा ऐसे चल करेगा, तो उसको खुद ही प्रूव कर सकते हो ना। सिमिलरली वो नहीं मैं करता हूं, तो ये सब ऐसे इंफॉर्मेशन ये सब होनी चाहिए दिमाग में, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको पूछे कि ये y नॉट और v नॉट निकालना बाकी है, तो v नॉट किस पॉइंट पे है ना, अब v नॉट की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर रहेगा फॉर v नॉट, तो इस पॉइंट पे हमारा नेट फोर्स 0 है, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना मैग्नेटिक फोर्स है, तो q इंटू ई नॉट इज इक्वल टू q v नॉट b, तो यहाँ से v नॉट आ जाएगा तुम्हारा ई नॉट बाय b नॉट, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे निकालना है y नॉट कितना होगा, y नॉट की बात करते हैं। y नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं y को y नॉट पुट दूंगा तो v को v नॉट पुट करना है, तो इस फॉर्मूले से q e नॉट y नॉट इज इक्वल टू हाफ m, तो उस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस ये y नॉट निकालने के, हाफ m v नॉट स्क्वायर, v नॉट यहां से पुट कर देते हैं, तो ये हाफ m e नॉट स्क्वायर इन अपॉन v नॉट स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर यहां से वी कैन फाइंड y नॉट इज इक्वल टू m e नॉट अपॉन 2 q v नॉट स्क्वायर, ये सब कुछ फाइंड कर लिया। तो ध्यान रखना ये स्टोरी में साइक्लॉइड बन रहा है और ये कुछ चीजें हमने यहाँ पर ऐसे फाइंड की हैं, ठीक है। ये y नॉट की वैल्यू भी हमने निकाल ली है।
इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें अभी यहाँ पर 3 टॉपिक और खत्म करने हैं आज की क्लास में। देखो यहाँ पर ये चीज यार ध्यान देनी है, इसमें यहाँ पर ये थोड़ा सा है ना, यहाँ करेक्शन करना है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई एक्सिस के अलावा नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो तभी तो ये पार्ट फिर ऐसा ऐसा कर्वेचर बन पाएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे v नॉट के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें अब लॉजिक क्या है कि देखो ओरिजिन पे अपना y के अलाउंग वेलोसिटी 0 है, लेकिन ओरिजिन पे यहाँ पे नेट फोर्स कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। अब कितना है बताओ नेट फोर्स ऊपर की ओर, यहाँ पर एट ओरिजिन y एक्सिस के अलाउंग की बात कर रहा हूँ, तो नेट फोर्स है q ई नॉट ऊपर की ओर। तो एट ये जो यहाँ पर हम टॉप मोस्ट हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहां पर वो नेट फोर्स कहाँ होना चाहिए, नीचे की ओर। अगर नेट फोर्स नीचे की ओर नहीं होगा तो ये बात क्या है, ये ध्यान रखना है। तो नेट फोर्स होगा क्यू वी बी माइनस क्यू ई नॉट, क्यू वी बी नीचे की ओर, क्यू ई नॉट ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स नीचे की ओर होना चाहिए। अच्छा ये दोनों अब आपस में इक्वल होने चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया कि भाई ऐसे क्या हो रहा है, तो ये तो एक्सट्रीम है ना, यहाँ पर y एक्सिस में वी वाई के लिए ये तुम्हारे एक्सट्रीम पोजीशंस है। एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो भी तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना, उनका रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों रिस्टोरिंग फोर्स, उनका मैग्नीट्यूड यहाँ सेम होना चाहिए। एसएचएम हो रहा है, इसलिए एसएचएम प्रूव करना जरूरी, यहाँ जरूरी था। मैंने जल्दबाजी में एक ब्लंडर कर दिया था, तो मुझे अचानक से स्ट्राइक किया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर पार्टिकल का भी नीचे पास, फिर पार्टिकल उससे सीधे निकल जाता। यहाँ से तो इससे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से we are going to get v naught is equal to 2 e naught upon v naught। ये तो यहाँ पर हम जब पुट करेंगे तो ये 2 पुट करेंगे, 2 e naught upon v naught का स्क्वायर, v naught का स्क्वायर को पुट करेंगे 2 e naught upon v naught का स्क्वायर, और तो जाके हम लोग y को यहाँ लिखेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 4 4 से 2 जाएगा तो ये 2 ऊपर आएगा, 2 m e नॉट स्क्वायर अपॉन q v नॉट स्क्वायर, और e नॉट से e नॉट कट गया, हाँ ये आएगा यहाँ पे 2 ध्यान रखना है, ठीक है। होपफुली सबको ये बात यार समझ में आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। तो ये मैंने डिस्कशन किया था स्टोरी 2 का, ऐसे बहुत सारी स्टोरी का डिस्कशन कर सकते, तुम लोगों को फील होगा कि यार हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे करेंगे डिस्कशन, तो इसी में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। लेकिन 2 स्टोरीज हमने डिस्कस कर ली। एक में तुम्हारा यहाँ पर पाथ बन जाता है हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच, एक में पाथ बन रहा है तुम्हारा साइक्लॉइड पाथ बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों स्टोरीज हमें दिमाग में रखनी है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है साइक्लोट्रॉन, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाला है। साइक्लोट्रॉन, ठीक है, और जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है हम जिसकी हेल्प से एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं। चार्ज पार्टिकल को हम हाई वेलोसिटी पे लेके जाते हैं। तो वो चार्ज पार्टिकल अब ऐसा तो है नहीं कि हम उनको हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक दें तो उनको वेलोसिटी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को हम हाथ में लेके फेंक नहीं सकते, वो इतने माइन्यूट होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल को हाथ में पकड़ के हम नहीं फेंक सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, हमें यहाँ पर पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए होता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन एक टाइप का पार्टिकल एक्सेलरेटर है। अगर तुमने ये नाम सुना हो, पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये नाम सुना हो,
तो हिग्स जो बोसॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी में पार्टिकल एक्सेलरेटर का भी हाथ है ना, उनकी डिस्कवरी में पार्टिकल एक्सेलरेटर का भी हाथ है। तुमने शायद ये सब नाम सुना हो, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ठीक है, LHC, या फिर VLHC, वेरी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ये सब नाम सुना हो। या फिर एक टीवी सीरीज है फ्लैश, अगर तुमने ये फ्लैश अगर टीवी सीरीज अगर देखी हो तो उस वाली टीवी सीरीज में ये पार्टिकल एक्सेलरेटर दिखाया गया, उस वाली टीवी सीरीज में ये पार्टिकल एक्सेलरेटर दिखाया गया है ना। तो और ये ध्यान रखना है कि अर्थ का जो सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसको हम लोग लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर या वेरी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर इन नाम से जानते हैं, वो सर्न लैब के पास है, सर्न लैब के पास है, ये यूरोप में है ना। जैसे यहाँ पर ये नासा स्पेस की टेक्नोलॉजी में आगे है, अब इसरो भी पीछे पीछे आ ही रहा है, वैसे ही है ना यहाँ पे पार्टिकल लेवल पे मतलब कि स्मॉल लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या फिजिक्स हो रही है और यहाँ पर अब कैसे चीजें गवर्न हो रही हैं, उसके लिए सर्न जो लैब है वो सबसे आगे है ना। बेसिकली इसी के पास ही सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसको हम लोग लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर भी बोलते हैं ना। तो उसी का छोटा सा है ना, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि छोटा सा रूप है ये साइक्लोट्रॉन, उसी का ही छोटा सा रूप है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर मतलब कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। हम किनको करा सकते हैं एक्सेलरेट? हम चार्ज पार्टिकल को करा सकते हैं एक्सेलरेट। अच्छा, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हैं तो उसके लिए एक आसान तरीका ये भी है कि एक चार्ज पार्टिकल लो और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लगा दो, तो बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वेलोसिटी तुम्हारी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी तुम्हारी धीमे धीमे ऐसे बढ़ती रहेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इसमें क्या है कि वही चीज है कि इसके लिए अगर तुम्हें इसकी वेलोसिटी को मान लो कि अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड तक लेके जाना, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी चाहिए, पहले से ये निकाले। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की एक लिमिट है। क्या लिमिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की लिमिट? तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की जो लिमिट है वो डिपेंड करती है कि जो मीडियम है, जैसे ज्यादातर केस में हम लोग यहाँ पे हवा ले रहे हैं या वैक्यूम ले रहे हैं, तो उसके डायरेक्ट्रिक डिस्टेंस पर डिपेंड करती है कि मीडियम टूटना नहीं चाहिए। मान लो कि अगर मैंने हवा लिया और उसके लिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁶ वोल्ट पर mm मीटर मिलीमीटर, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं आता है, लेट्स से कि इतनी होती है, ठीक है। तो अगर मुझे उसकी फाइनल स्पीड को इतना लेके जाना है तो मुझे अब ये डिस्टेंस अब कितनी चाहिए होगी, अब ये कितनी लंबी अब ट्यूब चाहिए होगी वो निकालते हैं। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो हमें A चाहिए होगा, A क्या होगा तुम्हारा चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का उसके लेते हैं तो 1.6 into 10⁻⁻19 into Q into E अपॉन, ठीक है, M, Q by M, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ये। अरे लेकिन हमें यहाँ पर T तो पता नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, तो वीस का यूज करेंगे, ठीक है। तो तुम ऐसे निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू उसका प्लस 2 निकाल के देखोगे तो ये लेंथ बहुत ही ज्यादा आएगी, जो कि फिजिबल नहीं होगी, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। ये ध्यान रखना है कि ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है प्रोसेस। एक प्रोसेस ये हो सकता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक रीजन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दें और पार्टिकल तुम्हारा फिर एक्सेलरेट करता रहे स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी वाली बढ़ते रहेगी, उसकी वेलोसिटी वाली बढ़, ये तुम्हारा है ना यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये फिजिबल नहीं। तो फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर का हमने डिजाइन कैसा किया, हमने ऐसा किया है कि यार पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना मूव करे, पार्टिकल ऐसे घूमता रहेगा, तो फिर यहाँ पर छोटे से ही प्लेस में, छोटे से ही रीजन में उसकी वेलोसिटी 0 से कुछ v तक बढ़ जाएगी, ठीक है। हमें फिर बहुत ही लंबी चौड़ी डिवाइस हमें नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक स्मॉल स्पेस में उसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे। पहली चीज ये कि जो डिजाइन में अभी बताने वाला हूं साइक्लोट्रॉन का, वो इसलिए है सो दैट कि हमारी स्पेस की बचत हो। अच्छा, यहाँ पे डिजाइन में क्या है देखो ध्यान से, डिजाइन में क्या है मैं इसकी डिजाइन बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये 2 डीज होते हैं, 2 ये हमारे
ये मेटल के डीज होते हैं ना, इनको बोलते हैं मेटालिक डीज, मेटल के डीज होते हैं। ये डी मतलब का ऐसा शेप, ये अपना डी शेप का मेटल 3D फिगर है। नहीं जैसे हमारी यहाँ पे कसाटा आइसक्रीम होती है ना, तो ऐसा कसाटा आइसक्रीम जैसा है ना, नहीं कसाटा आइसक्रीम अगर तुमने खाई हो तो वो है ये, ऐसा कुछ शेप है ना ये। ये अंदर से हॉलो है, तो ये दो डीज होते हैं, ये ऐसे रखे होते हैं एक दूसरे के सामने। ये दो कसाटा आइसक्रीम लेके ऐसे रखते हैं एक दूसरे के सामने, ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा सा सबसे ये दो डीज होते हैं इनका। अब मैं यहाँ पे ये 2D मॉडल दिखाऊंगा, ये अंदर हॉलो है, ये हॉलो डीज है ना, हॉलो मेटालिक डीज है ना। ये सारा का सारा मेटल ये सिर्फ आउटर सरफेस पे, बाकी ये हॉलो है। देखो इसका अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन, इन 2D, ये 2D फिगर में ये एक ये डी हो गया मेरा, ये दूसरा ऐसे ये डी हो गया, इनके बीच की ये जो हमारी यहाँ पर गैप है उसको हम मान के चलेंगे कि बहुत ही स्मॉल है ना, ये गैप हमारी बहुत ही स्मॉल है, इसका इफेक्ट हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। इनके बीच का जो यहाँ पर गैप है इसका इफेक्ट हम नहीं लेंगे कैलकुलेशन में। ये डीज एकदम आमने सामने रखे होंगे ऐसे, इधर परफेक्टली मतलब एक सर्कल बनाकर मैं बनाता हूँ है ना। ठीक है ऐसा बनाता हूँ, तो उससे आमने सामने का फिगर आ जाएगा। साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट है ये सबके लिए, तो ये हो गया। अब होता क्या है कि यहाँ पर इन दोनों ये जो मेटल के डीज है इनको हम लोग फिर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। ये एसी सोर्स ले लिया, एसी सोर्स की मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्सेस एफ, एफ एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। एसी सोर्स क्या होता है कि इनकी पोलैरिटीज है वो चेंज होती रहती है ना, मतलब कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोलैरिटी प्लस है, इसकी तो उसकी पोलैरिटी माइनस है, ये प्लस है ना, ये प्लस पोलैरिटी तो उसकी माइनस पोलैरिटी, तो फिर इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है मतलब कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f का मतलब क्या होता है, एसी सोर्स का ऐसा अपना ग्राफ होता है ठीक है, यहाँ से आता है फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड जो हो गया वो हो गया तुम्हारा t/f, लेकिन पोलैरिटी तुम्हारी क्या होगी, इससे आधे टाइम में चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी तुम्हारी इससे आधे टाइम में चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, फिर ये प्लस ऐसे ना, तो ऐसे 1/2f है ना। तो यहाँ पर कितने टाइम बाद हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे 1/2f टाइम बाद ये पोलैरिटी चेंज होगी, मतलब कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, तो मतलब कि अब ये पॉजिटिव है मेटल, ये नेगेटिव है मेटल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इससे फायदा क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो एसी सोर्स लगाया है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी सोर्स क्यों लगाया है ये ध्यान रखना है सब लोगों को कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी सोर्स इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी सोर्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने अप्लाई किया, ये ध्यान रखना है। t इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे है, t इज इक्वल टू 0 पे है ना। अब देखो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा, मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब जैसे ही आई तो इस पर वेलोसिटी आ गई ठीक है, इस पर वेलोसिटी आ गई, और यहाँ पर हम इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखते हैं इनटू द प्लेन है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में ऐसे अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो जैसे ही वेलोसिटी आएगी तो बिकॉज ऑफ FBI इस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। अब ध्यान रखना है कि मैं सर्कल एकदम है ना परफेक्ट बनाऊंगा रियलिटी में, पर ये जो इतने पोर्शन इससे सर्कल पूरा नहीं बनता, लेकिन मैंने क्या बोला है कि मैं इस पोर्शन को बहुत ही एकदम पास मान रहा हूँ, बहुत ही पास। तो ये ऐसे
ऐसे घूम जाएगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे घूम जाएगा सर्कुलर पाथ में। लेकिन अब जैसे ये तुम्हारा घूम के यहाँ से यहाँ आएगा, तो तुम्हें पता है कि सबको क्या पता है कि फॉर अ गिवन चार्ज पार्टिकल इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, उसके एक पूरे चक्कर पूरे करने का टाइम क्या होता है, T/2 पाई L अपॉन ये QB। क्या ये जो पूरा टाइम है क्या तुम्हारा ये रेडियस और v पर डिपेंड कर रहा है? तो नहीं कर रहा है, यही तो मस्त चीज है, रेडियस और v पर डिपेंड वो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम जो इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, घूमने की फ्रीक्वेंसी क्या है 1/t, इसको बोल सकते हैं हम लोग QB/2πm। हम यही फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, इसी सोर्स के रखते हैं, यही फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, इसी सोर्स के रखते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि अब जैसे कि हमारा चार्ज पार्टिकल तुम्हारा आधा सर्कल, ये सर्कल पूरा करता है, जैसे ही पार्टिकल तुम्हारा आधा सर्कल पूरा करता है, ये पोर्शन तो हमने माना ही नहीं है इस गैप को, तो तुम्हारा हाफ मानो ये आधा सर्कल है। जैसे ही आधा सर्कल पूरा करेगा वैसे ही तुम्हारी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, और बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी, इतने ड्यूरेशन में वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जैसे ही वेलोसिटी ऐसे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो सर्कल बनेगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो वो अगली बार वो इसी पाथ में नहीं, थोड़े से अपने बढ़े हुए रेडियस में घूमेगा। और जैसे ही ये यहाँ से यहाँ आएगा, उतनी देर में फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, तो फिर से इसकी वेलोसिटी ऐसे बढ़ेगी, तो उसका रेडियस बढ़ेगा, तो ये धीमे धीमे ये बढ़ी हुई वेलोसिटी से। और हर बार मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन हर बार वेलोसिटी बढ़ा रहा है, और हमें वही तो करना है, हमें वेलोसिटी तो ही बढ़ानी है, इसको उसको पार्टिकल एक्सेलरेटर बोल रहे हैं। तो हर बार इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ऐसे, ठीक है। और जब वेलोसिटी अब इसकी लिमिट कहां तक है वो डिपेंड करता है फिर रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन पे। अब लिमिट कहां पर है, तो रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन पे। जितना बड़ा साइक्लोट्रॉन होगा उतनी ज्यादा हम वेलोसिटी पा सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ी अब ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो फिर टकरा जाएगा साइक्लोट्रॉन से। तो हमें जहां से पार्टिकल निकालना हो तो वहां से पार्टिकल निकाल सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारे ऐसे एग्जिट होते हैं, पार्टिकल फिर यहाँ से ऐसे सीधे निकल आता है, और इस पार्टिकल को, ये हाई चार्ज पार्टिकल है, फिर उसको हम दूसरे हाई चार्ज पार्टिकल से ऐसे टकराते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सब कुछ तुम लोग जब इसके बारे में तुम अगर सर्च मारोगे तो तुम्हें मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि फाइनली हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वैसे ना, एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ पर अब काम में आता है पार्टिकल एक्सेलरेटर। हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि है ना, जीवन कैसे शुरू हुआ, ये सब चीजें पार्टिकल एक्सेलरेटर की हेल्प से जानने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और जो हम फ्रीक्वेंसी क्या चूज करते हैं इसी सोच की, तो इसी सोच की फ्रीक्वेंसी वही चूज करते हैं जो हमारे पार्टिकल के रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो दैट कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे हमारी पोलैरिटी चेंज हो। होपफुली सबको ये समझ में आ रहा हो। तो हमसे कोई पूछता है कि यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगा हमारे रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन पे, तो वो कैसे डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन पे। तो उस इंस्टेंट पे जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो उस इंस्टेंट पे जो हमारा मैक्सिमम सर्कल है वो आर है, कैपिटल आर रेडियस का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा था, ये फॉर्मूला आर इक्वल टू क्या होता है mv अपॉन qb, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी एक चार्ज पार्टिकल कितनी एक्वायर कर सकता है, तो v max होगा qb इनटू r क्या है, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन, r क्या है, ये रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन अपॉन m। तो ये है तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी जो तुम्हें याद रखनी है। फिर तुम्हें कोई पूछे कि मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है, ये जो चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी, तो तुम्हें पता है कि चार्ज पार्टिकल के पास अब जो भी यहाँ पे एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो तुम्हारी यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जैसे तो कोई चीज अभी बात नहीं कर रहा है, तो हाफ m v max स्क्वायर, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देना, तो q स्क्वायर
v स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो एम से एम ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो मैक्सिमम एनर्जी है हमारे चार्ज पार्टिकल की वो हो सकती है q स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है साइक्लोट्रॉन के, है ना। होपफुली इतना सबको समझ में आ गया। उसको एक बार तुम्हें अपनी बुक से रीड यहाँ जरूर करना है, इसका जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है वो एक बार रीड जरूर करना है। इसमें फॉर्मूले को आसान से कुछ भी हाई फाई चीज नहीं है, सबको समझना चाहिए पार्टिकल एक्सीलरेटर है, ठीक है। एक बार बुक से रीड इसको जरूर करना है, वो ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग उसकी लिमिटेशंस पे, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस पे आते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे न्यूट्रॉन को यहाँ पे हम एक्सीलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा नहीं, तो हम न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट हम नहीं कर सकते, पहले चीज ये ध्यान रखना है। और अदर लिमिटेशंस क्या हम देखते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है कि जो हमारे यहाँ पे लाइट जो चार्ज पार्टिकल्स, हल्के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक तो लिमिटेशन ये है कि इसका जो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर एनर्जी जो डिपेंड कर रही है पार्टिकल की, वो डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन पे, है ना। तो अगर हमें जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए पार्टिकल की, बहुत ज्यादा यहाँ पे एनर्जी हो, तो हमें उतना बड़ा क्या चाहिए होगा, उतना बड़ा हमें यहाँ पर साइक्लोट्रॉन चाहिए, उतनी बड़ी साइज का साइक्लोट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है ना। वही चीज वो ध्यान रखना है, ठीक है। उतनी बड़ी साइज का हमें साइक्लोट्रॉन हमें चाहिए होगा, ठीक है। और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी। अगर हमें यहाँ पे एनर्जी बढ़ानी है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन इसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो क्या है कि साइक्लोट्रॉन का, कि लाइट मतलब कि हल्के, ठीक है, लाइट चार्ज particles cannot be accelerated। क्यों नहीं हो सकते हैं? well, अब इस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका रीजन क्या है? रीजन है तुम्हारा यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? कि भाई मूविंग मास जो होता है वो इक्वल होता है यहाँ पे रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के। तो जैसे जैसे हमारा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, उसका जो मूविंग मास है उसकी वैल्यू क्या, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, है ना। उसकी मूविंग मास की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो वही चीज है कि एनर्जी तुम्हारे पे यहाँ पे कमी होती रहेगी, ठीक है। तो पार्टिकल जितना हैवी होता रहेगा तो उसको एक्सेलरेट करना उतना मुश्किल रहेगा, ये ध्यान रखना है। पार्टिकल जितना हैवी होगा, और देखो कि अगर हमारा पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो ये वैल्यू तुम्हारी कट के 1 हो जाएगी, 1 अपना 0, तो उस इंस्टेंट में मास क्या होगा, यहाँ पे इनफिनाइट मास होगा। तो ये इसका रीजन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बस इतना जानना है तुम्हें कि अगर थोड़ा हल्का मास होगा तो वो फिर बहुत ही जल्दी एनर्जी गेन करेगा, तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। हम सोचें अगर ऐसा वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मास भी अपना बढ़ेगा, तो वो इतनी जल्दी वेलोसिटी बढ़ नहीं पाएगी फिर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा वही चीज है कि हमें इतना फील नहीं आती इसमें, इसलिए इसकी फील लेने की कोशिश भी नहीं करनी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें हमारे सिलेबस में है भी नहीं, ये तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, ये हमारी अभी के इस टाइम की फिजिक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर हमारा यहाँ पर मास चेंज होगा तो हम फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे, ये भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। एक चीज है ना, एक फैक्टर हमारा ये भी, इसकी वजह से एक दिक्कत ये भी कि फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे तो ये ढंग से सिंक नहीं होगा, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव जो चेंज हो रहा है और जो पार्टिकल तुम्हारा यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है ना, ये मतलब कि अपने डी के अंदर से डी के बाहर पहुंच रहा है, तो वो सिंक में नहीं हो पाएंगे, आउट ऑफ सिंक रहेंगे। कि अब पार्टिकल जब यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ गई, पार्टिकल जब यहाँ से ऐसे जाने की कोशिश कर तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी हो गई, तो पार्टिकल तुम्हारा एक्सेलरेट की बजाय क्या हो गया, डी एक्सेलरेट हो गया ना। इस दिक्कत को दूर करने के लिए
इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या बनाया हमने बनाया सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का अपडेटेड वर्जन सिंक्रोट्रॉन, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हम चूज करते हैं, कि जो यहाँ पर मास की इस वैल्यू को कैंसिल आउट करे। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फिगर रब कर देता हूँ मैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फ्रीक्वेंसी में ये है ना, हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो अपनी फिक्स है ना, यहाँ कांस्टेंट है, तो 2 पाई m एट एनी वेलोसिटी v, m क्या आएगा तुम्हारा, m आएगा तुम्हारा m नॉट अपॉन ये आएगा तुम्हारा इनटू v। तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम चूज करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूज करते हैं, उसकी वैल्यू ये v नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इस फॉर्मेट में मैग्नेटिक फील्ड हम चूज करते हैं सो दैट कि चीजें तुम्हारी क्या हो जाती है, चीजें तुम्हारी यहाँ पर कैंसिल आउट होती रहे, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती रहती है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो मैग्नेटिक फील्ड रख रहे हैं वो भी ऐसे ऐसे हम बढ़ाते रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाते रहते हैं साथ में। तो जिससे क्या होता है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी फिक्स रहती है। तो इसको बोल रहे हैं सिंक्रोट्रॉन, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसको हम सिंक में ले आते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करा देते हैं किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, हमारे पार्टिकल के वेलोसिटी के साथ। होपफुली सबको ये समझ में आया। तो ये तुम्हारा साइक्लोट्रॉन था। और अब हम लोग आते हैं अगली डिवाइस पे। अगली डिवाइस क्या है तुम्हारी, वेलोसिटी सिलेक्टर। अगली डिवाइस क्या है हमारी, वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर और मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये सब छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जो भी हमने सीखा है अभी तक। देखो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, तो इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हमने वेलोसिटी को सिलेक्ट करना है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स की ऐसे पॉपुलेशन है ना, ये सब चार्ज पार्टिकल्स हमारे कुछ अलग अलग वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ एक ही स्पेसिफिक वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए। मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, मान लो कि हमने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए और यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी के पार्टिकल आ रहे हैं, तो हम कैसे छांटें। अब ऐसा तो नहीं कि हम पार्टिकल को से हाथ से हटा के फेंक सके। पार्टिकल ना, चार्ज पार्टिकल्स काफी स्मॉल होते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। पार्टिकल स्मॉल है तो इसलिए हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमें बनाने हैं कि जहां पर हम हाथ से तो टच नहीं कर सकते, तो जहां पर हम ये जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो चीज एम्प्लॉय करके ऐसे डिवाइस बनाए कि हमें स्पेसिफिक वेलोसिटी का पार्टिकल्स हमें मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हमने एक डिवाइस बनाई है, बेसिकली एक ऐसे रीजन टाइप का। इस वाली डिवाइस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे सेटअप करते हैं कि जब इसमें अगर मान लो कि इस साइड से मुझे एक स्पेसिफिक v वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए, तो वो v वेलोसिटी का पार्टिकल ही आर पार निकल आएगा, बाकी वेलोसिटी के पार्टिकल हट जाएंगे, है ना। तो उसको अब क्या किया सेटअप, मैंने इस डिवाइस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप कर दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हमने क्या क्या होगा, सिंपल सा 2 प्लेट्स लगा देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर हमने इस डिवाइस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेटअप कर दी इनटू दी प्लेन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेटअप कर दी, मतलब कि दोनों फील्ड्स हमने आपस में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेटअप कर दिया ना। अब E और इसकी E और ये जो B है इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे डायल है, उसको घुमा के हम E और B की वैल्यू चेंज कर सकते हैं सिंपल। जैसे रिमोट से हम वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बटन्स हैं जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सेटअप ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं कि इसमें एक चार्ज पार्टिकल है, Q चार्ज है, M मास है, और वो V वेलोसिटी से एंटर किया, तो वो सीधे निकल आए, हमें चाहिए ना वो निकल आए, सीधे निकल आए, तो वो पार्टिकल यहाँ पर अब बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल आए। तो पार्टिकल जैसे एंटर करेगा तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स आएगा नीचे की ओर QE, और बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग का लेफ्ट FB आए, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लग रहा है
ऊपर की ओर, उस इंस्टेंट पे QVB अगर पार्टिकल को सीधे निकल आना है, डिफ्लेक्ट अगर नहीं होना है, डिफ्लेक्ट अगर नहीं होना, ध्यान दो, अगर डिफ्लेक्ट नहीं होना है, फॉर नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, तो फिर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो आएगी तुम्हारी E बाई V। तो इससे E और V की वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि हमें वेलोसिटी यहाँ पर जो हमें अब चाहिए उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं E और V की वैल्यू। तो हमें क्या देख रहे हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वैल्यू क्या है, जिनकी वेलोसिटी E अपॉन V के इक्वल है, वो पार्टिकल्स तो निकल आएंगे। तो उन पार्टिकल्स का क्या होगा कि अब जिनकी वैल्यू वेलोसिटी से कम है, मान लो एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है इस v से ज्यादा हुई, एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं इस v से ज्यादा हुई, तो क्या होगा, तो अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v से ज्यादा है तो vp वेलोसिटी है, तो vp है तो qvp भी, ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स अपना कम होगा, ये यहाँ निकल जाएगा इस पार्टिकल की वेलोसिटी वाला, है ना। अब ऐसे पार्टिकल्स जो इस वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, जैसे vp से, vp क्या है, vp है तुम्हारा 20 से ज्यादा, तो वो पार्टिकल्स तो तुम्हारे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर अब ऐसे पार्टिकल्स मान लेते हैं इनकी वेलोसिटी vp डैश है और ये वेलोसिटी तुम्हारी 20 से कम है, तो वो उनके साथ क्या होगा, तो अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी q vp डैश है और जो कि तुम्हारी अब कम है v से, इट मींस ये फोर्स अब कम, क्योंकि यहाँ पर इक्वल क्या है, इक्वल qvb इक्वल टू qe है, मतलब कि अगर ये v तुम्हारा ज्यादा हो तो ये वैल्यू तुम्हारी अब QE से ज्यादा हो जाएगी, तो पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये v तुम्हारा कम हुआ तो ये वैल्यू पूरी की पूरी फोर्स तुम्हारा QE से कम हो जाएगा, पार्टिकल तुम्हारा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में पार्टिकल तुम्हारा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और पार्टिकल की जब एग्जैक्ट वेलोसिटी तुम्हारी v है, v क्या है तुम्हारा E बाई V के इक्वल, तो पार्टिकल सीधे निकल आएगा। तो ऐसे हम ये स्पेसिफिक वेलोसिटी के पार्टिकल्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी बहुत सारी वेलोसिटीज है अलग अलग, तो स्पेसिफिक वेलोसिटी के पार्टिकल्स को ऐसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस डिवाइस को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसको नोट करिए अलग से, वेलोसिटी सिलेक्टर को इसकी स्नैपशॉट ले लो, हम लोग आते हैं जल्दी से मास स्पेक्ट्रोमीटर पे। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, मास अपॉन चार्ज का रेशियो फाइंड करते हैं, मास अपॉन चार्ज का रेशियो है ना फाइंड करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर मास अपॉन चार्ज के रेशियो के हिसाब से हमारे चार्ज पार्टिकल को हम सेपरेट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका सेटअप कैसा है, इसका सेटअप ध्यान से देखते हैं। इसके सेटअप में हमारे पास पहले तो लगा है वेलोसिटी सिलेक्टर, यहाँ पर ये हमारा है वेलोसिटी सिलेक्टर, है ना, ये रीजन में, और वेलोसिटी सिलेक्टर से फिर यहाँ पे एक स्मॉल सी ओपनिंग है, तो ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी सिलेक्टर। तो इससे तो यहाँ पर जो मेरी E और V की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो मेरी E और V की जो वैल्यू होगी, उसमें चार्ज पार्टिकल इस वाली यहाँ पे लाइन से ओपनिंग से सीधे ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो चार्ज पार्टिकल को हम भेजेंगे तो ऐसे भेजेंगे कि यहाँ पे अगर बहुत सारे पार्टिकल तो यहाँ से कंसंट्रेट होगा इस लाइन से सीधे ही जाए, है ना, ऐसे भेजेंगे कि एकदम सीधे जाए। देखो वेलोसिटी सिलेक्टर में अब मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ पर E और ये V की वैल्यू अब पता है, तो मुझे पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो जिसकी वेलोसिटी V और V यहाँ पर ऐसे है, V यहाँ पर ऐसे है कि वो E बाई V के इक्वल है, वो पार्टिकल सीधे निकल जाएगा, वो पार्टिकल सीधे निकल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचेगा तो इस रीजन में भी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस रीजन में भी तुम्हारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है पूरी, है ना, इस रीजन की भी मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, और तो V नॉट ये भी पता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये V वेलोसिटी का पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है ना, V वेलोसिटी का पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, V वेलोसिटी मुझे पता है, कैसे पता है, क्योंकि इस रीजन में मैंने वेलोसिटी सिलेक्टर लगा रखा है, इस पूरे रीजन में मेरा वेलोसिटी सिलेक्टर है ना, ये डिवाइस लगा रखी है मैंने, ठीक है। तो अब जैसे पार्टिकल यहाँ पर तो FBI देखो, FBI तो पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो यहाँ गई है सेंटर मान के पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा, ऐसे यहाँ स्ट्राइक करेगा, जहाँ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे प्लेट में हमने ये लगा रखा कि पार्टिकल जब स्ट्राइक करे तो स्पार्क हो, पार्टिकल जब स्ट्राइक करे तो स्पार्क हो, तो वहां पे हमें पता चल जाए कि पार्टिकल कहाँ स्ट्राइक किया, वो हमने मार्क कर दिया। उस मार्किंग से हमने ये दोनों की डिस्टेंस निकाल दी। अब पार्टिकल कहाँ से एंटर कर रहा है वो चीज पता है मुझे,
पार्टिकल कहाँ से एंटर कर रहा है वो चीज पता है मुझे, और जहाँ स्पार्क हो वहां मार्किंग कर दी तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, और ये डिस्टेंस मिल गई तो हमें रेडियस मिलेगा। अब रेडियस हमें नोन है, रेडियस मुझे अब नोन है। अच्छा यहाँ पर अब कोई पूछे कि फॉर्मूला क्या होगा रेडियस का, तो आर का फॉर्मूला हमने प्रूव किया है mv/qb। तो यहाँ से मुझे मास बाय चार्ज का रेशियो चाहिए, तो m/q क्या होगा, m/q होगा तुम्हारा rb/v। अच्छा यहाँ पे r, ये जो b है तुम्हारा कौन सा है, ये वाला b है मैग्नीट्यूड वाला, वो वाला b, तो b नॉट लिख दिया। इसका भी उसका भी अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है ना, वो तो डिपेंड करता है हम कैसा सेटअप कर रहे हैं। तो r/v, और यहाँ पर v की वैल्यू क्या है, e/v। तो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी ये नहीं, यहाँ से हाँ, ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक जो चार्ज है उसकी वैल्यू। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में और स्पेसिफिक चार्ज निकालते ऐसे निकालते हैं। आर भी पता होगा एक्सपेरिमेंट से, बी नॉट भी हमें पता है क्योंकि हमने सेटअप कर रखा है, बी भी पता है, ई भी पता है ना। बी और ई इसके लिए वेलोसिटी सेक्टर के लिए, बी नॉट इंसिडेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जहां स्पार्क हो रहा है वो हमने मार्क करके पूरा का पूरा यहाँ पे डायमीटर निकाल लिया, उसका आधा होता है रेडियस, तो रेडियस मिलेगा हमें। तो ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं मास बाय चार्ज का अपना रेशियो है ना, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। तो होपफुली सबको ये साइक्लोट्रॉन, वेलोसिटी सेक्टर और मास स्पेक्ट्रोमीटर समझ में आया हो। तो ये आसान सी चीज़ है, कुछ भी हाई फाई नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर दिमाग में स्टोरी होनी चाहिए, तो उसको अच्छे से इसको लिख लेना है, एक बार फिर से इसको यहाँ पे इसको पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और हम लोग अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अगली क्लास में मिलता है।